हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुसूदन शर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के पेपर में जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आए थे। देयर वेर 15 क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमिक सेक्शन से पूछे गए थे और उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ये देखेंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। सो इस वीडियो के डिस्कशन में हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो उन क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वे क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं, क्या वो कंसेप्चुअल हैं या उनका कहीं करंट अफेयर से रिलेशन है, और उसके बाद फ्यूचर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फ्यूचर में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम एंटिसिपेट कर सकें और उसमें इकोनॉमी सेक्शन में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन है कि टर्म बीटा किस चीज को रेफर करता है। देयर आर 4 ऑप्शन, ABCD करके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। क्या ये प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट है फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स? नहीं, एक्चुअली नहीं है। द करेक्ट आंसर इज इन दिस केस इट्स डी। बीटा इज a numerical value that measures the fluctuation of a stock to changes in the overall stock market. For example, जो overall stock market है उसको एक indices से हम ट्रेस करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए निफ्टी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेंसेक्स है। तो अगर सेंसेक्स 10% से ऊपर जा रहा है तो जो दूसरा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक है क्या वो भी 10% से ऊपर जाता है, उससे ज्यादा से ऊपर जाता है या उससे कम से जाता है? इस चीज को बीटा डिनोट करता है। अगर बीटा 1 है इसका मतलब ये स्टॉक भी उतना ही ऊपर नीचे जाता है जितना कि जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट जा रहा है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है इसका मतलब जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो ज्यादा सेंसिटिव है, उसमें फ्लक्चुएशन या वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। अगर बीटा 1 से कम है इसका मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक काफी स्टेबल है, उसके प्राइस में वोलेटिलिटी कम है। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक ट्रेडिशनली यूपीएससी नहीं पूछती थी कि जो टिपिकल स्टॉक मार्केट के टर्म्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछा जाए, बट इस साल काफी सारे क्वेश्चन फिनांस से रिलेटेड आए थे। सो नाउ स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड कि वो स्टॉक मार्केट में जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं उसको ध्यान देना शुरू करें। अभी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन कौन से एसेट्स हैं जिसको कि हम इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। और अदर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं, क्वेश्चन से पे पूछ रहा है कि कितने हैं जो कि इनटेंजिबल हैं। नाउ इनटेंजिबल और टेंजिबल का डिफरेंस पहले भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। पहले भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन के ऑप्शन में बताया था कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक तरीके का इनटेंजिबल एसेट है। सो अगर हमने PYQ किया तो हमें पता है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल का डिफरेंस क्या है। टेंजिबल इज एनीथिंग विच कैन बी सीन, विच कैन बी होल्ड, ऑल द मटेरियल गुड्स अराउंड अस दे आर टेंजिबल। सो इन्वेंट्री इज मटेरियल गुड्स, इट इज टेंजिबल। रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आप देख सकते हैं कि ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड इज नॉट समथिंग विच कैन बी होल्ड, दिस इज intangible thing. Intellectual property, it is intangible. Mailing list of clients, these are intangible things. So 3 of them are intangible. आंसर हो गया हमारा C, only 3. Let's look at next question. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के कंटेक्स्ट में ये दो स्टेटमेंट को आप देखिए। ये क्वेश्चन क्यों आया था? क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे RBI ने पायलट शुरू किया है। इसको लिमिटेड स्केल पे इंडिया में ई-रूपी के नाम से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट वाज अ न्यूज एंड प्रोबेबली बाय ओनली रीडिंग द हेडलाइन यू मे नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको ये जो पॉइंट्स हैं ऑल यू नीड टू नो, ये अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो आप बड़ी आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। सी ये डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। उसमें जो अभी कॉस्ट इन्वॉल्व है, जो स्विफ्ट सिस्टम या US डॉलर की वजह से एक्सचेंज करने में जो कॉस्ट लगता है वो डिजिटल करेंसी में नहीं लगेगा। दैट्स द वेरी पर्पस ऑफ कमिंग ऑफ बिटकॉइन।
ओके, सो दैट्स मेक्स द फर्स्ट स्टेटमेंट एज करेक्ट स्टेटमेंट। देन दूसरी चीज ये है कि ये डिजिटल करेंसी प्रोग्राम की जा सकती है। प्रोग्रामिंग कई तरीके की है। वन ऑफ द वे ऑफ प्रोग्रामिंग इज कि कितने समय में आपको स्पेंड करना है, अगर आप स्पेंड नहीं करेंगे तो ये लैप्स हो जाएगा। द सेकेंड वे ऑफ प्रोग्रामिंग, जो कि क्वेश्चन में नहीं है बट यू शुड नो, इज इट कैन ऑल्सो बी प्रोग्राम फॉर द पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिला है तो इट कैन बी प्रोग्राम्ड कि उसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस पे खर्च किया जाएगा, उसको आप लग्जरी आइटम पे नहीं खर्च कर सकते इवन ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम। सो यस, अगर हमने ये डिटेल पढ़ा था तो बड़ी आसानी से आंसर करें कि बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आवर आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2। ये ट्रेंड रहा है पास्ट में भी कि जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स रहे हैं उसको यूपीएससी ने पूछा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव जो भी हो उसको आप डिटेल में जरूर पढ़ें। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन इज अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि स्टेरिलाइजेशन क्या है। दिस वाज आल्सो समथिंग वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड दिस इज समथिंग व्हिच रिमेन्स इन न्यूज आल्सो। स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइज वर्ड से आया है। यूजुअली ये मेडिकल के क्षेत्र में वर्ड यूज होता है कि हमें बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से स्टेरिलाइज करना है किसी भी इक्विपमेंट को। ओके, इसका मतलब जो अनवांटेड चीजें हैं उसको हटाना है, दैट इज स्टेरिलाइजेशन। अब अगर हम आरबीआई के कंटेक्स्ट में देखें तो आरबीआई का काम क्या है? लिक्विडिटी मैनेज करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो अगर मार्केट में अनवांटेड लिक्विडिटी है तो उसको हटाने वाले प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन बोला जाएगा। यूजुअली ये काम तब होता है जब कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। सो से फॉरेन इन्वेस्टर इज कमिंग टू इंडिया, ही विल ब्रिंग डॉलर। उस डॉलर को इंडिया में तो कैसे यूज करेंगे? रुपी में कन्वर्ट करके। So when investment comes, there is an additional amount of rupee in the market. Now this additional liquidity can bring inflation. तो अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में एडिशनल लिक्विडिटी है तो आरबीआई स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करके उस एडिशनल लिक्विडिटी को मार्केट से हटा देती है। अब आपको इन चारों ऑप्शन में देखना है कि एडिशनल लिक्विडिटी किसके थ्रू हटाई जा रही है। सो obviously A is the only option out of the given choices जिसके थ्रू उस एडिशनल लिक्विडिटी को हटाया जा सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई सिक्योरिटी बेचेगी और मार्केट से एक्स्ट्रा रुपी जो है, लिक्विडिटी जो है वो सक करके बाहर कर देगी। बाकी सारी जो चीजें हैं, सेटलमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम या डेट एंड कैश मैनेजमेंट, इसके लिए तो हम आरबीआई को बैंकर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिंपली आरबीआई इज रेगुलेटर ऑफ financial sector or other NBFCs. So the correct answer is A. Now you must pay attention to other activities of RBI as well. Time and again such questions have been asked. Now let's look at the next question. Next question भी simple सा question है। ये पूछ रहा है कि how many of the above are included in the capital market. Here you need to understand the difference between capital market and money market. Money market शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का मार्केट है, जहां पे 1 साल से कम के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कम के ड्यूरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको ट्रेड किया जाता है, सेल या परचेज किया जाता है। कैपिटल मार्केट इज लाइक स्टॉक मार्केट, जहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका सेल या परचेज होता है। नाउ आप अगर जानते हो तो ट्रेजरी बिल बाय डेफिनेशन इज ये डेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर। सो ये शॉर्ट टर्म का मार्केट हुआ, ये मनी मार्केट में होगा, कैपिटल मार्केट में नहीं होगा। देन अगेन कॉल मनी मार्केट, ये भी एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। स्टॉक मार्केट, सो ये दोनों रूल आउट हो गए। नाउ स्टॉक मार्केट इज समथिंग विच इज बाय डेफिनेशन एक कैपिटल मार्केट, जहां पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दो टाइप के होंगे। देन गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, नॉर्मली अगर गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट का मतलब है G-Secs मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट, जो कि लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले मार्केट की बात की जा रही है। सो 1 and 4 इज आवर आंसर। आंसर हो गया ओनली 2। नाउ द नेक्स्ट टाइम अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में किसी डिटेल पे पूछेगी कि ट्रेजरी बिल मार्केट में क्या क्या चीजें होती है, नहीं होती है, ये ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, कॉल मनी मार्केट में क्या क्या होता है। सो अब इन पे आप डिटेल में तैयारी कर ले।
नाउ लेट्स मूव इट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक असर्शन रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दो स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि पहले तो हमें ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, और अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कई सारी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है पोस्ट पैंडेमिक में। ओके, सो लास्ट ईयर देखते हैं कैसा कुछ न्यूज था। डेफिनेटली देयर वाज न्यूज दैट यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक किया है। क्यों? क्योंकि कई सारे डेवलप्ड कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया था। सो एक्चुअली आप कंटेक्स्ट में समझिए, पहले रिसेशन आया, रिसेशन आने की वजह से इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत पड़ी कोविड के बाद, तो सब लोगों ने इजी मनी पॉलिसी रखी। देयर वाज फ्लो ऑफ मनी इन ऑल दोज मार्केट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज इन्फ्लेशन। अब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा रहे हैं। नाउ इस डेफिनेशन में ही सेकंड स्टेटमेंट छुपा हुआ है कि सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम्स दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, दैट इज इन्फ्लेशन, वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स का मतलब क्या है? रेट बढ़ा करके वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कॉमन बिलीफ है, इसीलिए वो रेट हाइक कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। सो हमारा आंसर हो गया दैट इज द करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। ए इज द करेक्ट आंसर। सो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि हमें न्यूज़पेपर को एक एनालिटिकल माइंड सेट के साथ पढ़ना है कि क्या रीजनिंग है कि कोई भी न्यूज हो रहा है, कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, चाहे वो इंडिया का बैंक आरबीआई ले रहा हो या फिर फेडरल बैंक ले रहा हो। ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आसानी से विद इन ए मिनट यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन पे टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी हम उसे पॉलिटी में कैटेगराइज करें या इकोनॉमी में करें, बट वन थिंग इज क्लियर कि हमें फाइनेंस कमीशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। नाउ इसमें बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब अमंग द स्टेट्स जो पैसे का डिवोल्यूशन करना है, उसके लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने इनमें से कितने क्राइटेरिया यूज किए हैं अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन एंड एरिया, पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। तो पॉपुलेशन एरिया और इनकम डिस्टेंस का क्राइटेरिया के अलावा कौन कौन से जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से क्राइटेरिया यूज किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है। यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि हम 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के डिफरेंस को ध्यान में रखें। सो पहले दो क्राइटेरिया इनकम डिस्टेंस एंड एरिया, ये तो है ही, वो पहले भी था अभी भी था, बस थोड़े से नंबर में चेंज हुआ है। ऐसे दोनों क्राइटेरिया सेम है, बट द चेंज कहां पे आया है कि एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का नया क्राइटेरिया विच इज इनवर्स ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट, ये 15th फाइनेंस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि पहले नहीं था। देन इन प्लेस ऑफ फॉरेस्ट कवर इट हैज इंट्रोड्यूस्ड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एज वन ऑफ द क्राइटेरिया, एंड देन टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स इज द थर्ड क्राइटेरिया विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। और अगर आप ध्यान दोगे तो जो सही आंसर हैं वो ये नए जो क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किए गए हैं उन्हीं के बारे में है। पुराने क्राइटेरिया जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं उन पे नहीं पूछा गया है क्वेश्चन। बाकी गवर्नेंस रिफॉर्म या स्टेबल गवर्नमेंट ये क्राइटेरिया है ही नहीं। सो हमारा आंसर हो गया ओनली 3। आप यहाँ पे इससे भी ध्यान लगा सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है ये एक्चुअली में ऑब्जेक्टिवली मनी हैज टू बी डिवाइडेड। तो जो भी क्राइटेरिया इसमें देगा फाइनेंस कमीशन वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समथिंग लाइक स्टेबल गवर्नमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी। गवर्नेंस रिफॉर्म्स इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव। सो इसमें सिर्फ ये किया जा सकता है कि आपने रिफॉर्म किया या नहीं किया, तो पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हाउ मच मनी इज टू बी गिवन हैज टू बी गिवन ऑन सम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ओके, सो दीज आर द क्राइटेरिया। ये चेंज इन नंबर्स आपको अब ध्यान में रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी पे बनेगा कि ये जो चेंज हुआ है वो क्या क्या चेंज है, कितना परसेंटेज पॉइंट से चेंज हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये असर्शन रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन था और ये भी
उस टॉपिक पे क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं. ओके, बट the reason behind the question on this infrastructure investment trust is that there was a change in policy in this year budget itself. इस साल के बजट में ये चीज किया गया था कि जो exemptions है उन इन्वेस्टर्स को, इस exemptions को गवर्नमेंट ने हटा दिया है. So now both, whether it is a dividend or it is an interest income, both would be taxed. तो ये स्टेटमेंट कहता है कि इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. सर्सन रीजन क्वेश्चन में अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हो जाए, लाइव जिंगालाला, आंसर वहीं पे आ जाता है. बट लेट्स लुक एट द न्यूज ऑल्सो दैट REITs, INVITs टू अप्रोच फाइनेंस मिनिस्टर अगेंस्ट टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम. सो अब इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स का जो प्रपोजल इस साल आया था. सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें बजट में जितने भी प्रपोजल्स आए उनको हमें ध्यान से देखना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं. ओके, दे आर आस्क्ड. हमारा आंसर हो गया, पहला गलत होते ही डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन सर्टन रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन है और इसमें ये पहला ये कह रहा है कि इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट में शेयर है वो 3.2% है, और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये शेयर इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसका फॉरेन कंपनीज ने और लोकल कंपनीज ने बहुत फायदा उठाया है. ओके, सी अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक सर्वे में हर साल ये डेटा आता है कि इंडिया का इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, इन सब चीज़ों में क्या शेयर है. तो इससे अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में गुड्स के टर्म्स में इंडिया का शेयर 1.8% है, न कि 3.2%. सो यहीं से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, अपना आंसर तो आ गया. बट फॉर फ्यूचर यू मस्ट मेमोराइज कि गुड्स के केस में 1.8%, सर्विसेज के केस में, एक्सपोर्ट में 4% शेयर है, सर्विसेज में अपना शेयर ज्यादा है. इट ब्रिंग्स द ओवरऑल फिगर टू 2.2%, नॉट 3.2%. देन इंपोर्ट में हमारा शेयर गुड्स के केस में एक्सपोर्ट से इंपोर्ट में हमारा शेयर ज्यादा है. सो वी आर नेट इंपोर्टर, ये चीज हमें एनीवे पता है, वो डेटा भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. सर्विसेज में वी आर नेट एक्सपोर्टर, सो आवर शेयर इन सर्विसेज ऑल्सो लेस, 3.5% है, जबकि एक्सपोर्ट में 4% है. ओवरऑल वी आर नेट इंपोर्टर, दैट्स वाई ओवरऑल आवर शेयर इज 2.7% इन इंपोर्ट एंड 2.2% इन एक्सपोर्ट. सो डेटा इस चीज को भी वेरीफाई करता है. सो हमारा आंसर क्या हो गया? दैट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट था, डी ऑप्शन. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड मोरल ऑफ द स्टोरी कि इकोनॉमिक सर्वे को तो अच्छे से पढ़ना ही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर सकते हैं हम अगर इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ें तो. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड एक लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. अगेन दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन जो कि अगर हम न्यूज़पेपर को थोड़ा एक क्यूरियस माइंड से पढ़ें तो बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के न्यूज़ हमेशा आते रहते हैं कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? तो दो फैक्टर होते हैं हमेशा जो जिम्मेदार होते हैं उसके लिए. एक होता है क्रूड ऑयल, जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है. और दूसरा होता है गोल्ड. गोल्ड का इंपोर्ट है जो कि हमेशा गवर्नमेंट एफर्ट लगाती है कि इसको कर्व करो. अब अगर गोल्ड हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी बननी चाहिए कि कहां से आ रहा है इंडिया में इतना गोल्ड. एंड द आंसर वुड बी दैट स्विट्जरलैंड इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ गोल्ड टू इंडिया. सेकेंड इज यूएई. तो इसका मतलब ये बात तो सही है कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड. ये बात हो गई तय. द सेकेंड इज, यहां पे वैसे ये बोल रहा है कि वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज स्विट्जरलैंड इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर. बट यहां तो सिर्फ वन ऑफ द बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है ही. सेकेंड बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड हैज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स in the world. That's not true. In fact, the largest gold reserve is with USA, second is with Germany and third is with Italy. Normally भी आपको ज्योग्राफी के केस में जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पे हैं
उनके बड़े एक्सपोर्टर कौन से हैं, उनके सबसे बड़े कंज्यूमर कौन से हैं, ये सारे डेटा आपको याद करने चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही हमारा आंसर आ गया सी, दैट स्टेटमेंट 1 is correct but 2 is incorrect. The next question is about self-help group. Self-help group program was originally initiated by State Bank of India. ये कह रहा है ये question. Now this is factually not correct. There are two origin which is traced to the self-help group in case of India. One is Mirada NGO, या फिर कुछ लोग सेवा को भी बोलते हैं कि सेवा इज द रीजन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. So those are non-government entities. When it comes to the government entities, the credit is given to NABARD for starting SHG bank linkage program. State Bank of India is not credited with initiating the self-help group program. So that's why this statement is wrong. Second is, in an SHG, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. That's correct. ये SHG का बेसिक कंसेप्ट है कि पूरा जो ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल है सारे इट्स मेंबर के लिए. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे SHG वर्क करता है. देन रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दे सपोर्ट SHG. यस, they provide loans to SHG. In fact, loans given to self-help groups are part of priority sector lending. So, two of these statements are correct. Answer हो गया B, only 2. Let's move to the next question. अगला क्वेश्चन MSME के बारे में है कि MSME एक्ट 2006 क्या कहता है कि मीडियम इंटरप्राइजेस आर दोज जिसमें इन्वेस्टमेंट जो प्लांट मशीनरी में है वो 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है. सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ MSMEs. MSME का जो डेफिनेशन है अभी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एंटिटी हो या फिर सर्विसेज सेक्टर का, क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम होंगे और वो क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे है. अगर इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ तो माइक्रो, लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ स्मॉल, लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़ मीडियम. जो टर्नओवर है वो इन्वेस्टमेंट का 5 गुना है, याद रखने के लिए आप सिंपल. सो 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़. अब आप पहला स्टेटमेंट को पढ़ें. ये बोल रहा है कि 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट होगा. तो 15 से 25 के बीच में इन्वेस्टमेंट होगा तो वो मीडियम होगा. लेकिन यहां पे जो यूपीएससी हमसे चेक करना चाह रही है वो ये चेक करना चाह रही है कि हमें इसका डेफिनेशन पता है कि नहीं. तो डेफिनेशन 10 से 50 करोड़ है, 15 से 25 नहीं है. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग स्टेटमेंट. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में बोल रहा है कि ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर. मोस्ट लाइकली सबको पता है कि एमएसएमई को दिया गया लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है. हाउएवर जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ था वो इस ऑल को लेकर के हुआ था कि सारे बैंक लोन्स आते हैं कि नहीं आते हैं. और मोस्टली जो नॉर्मल थंब रूल आपको सिखाया जा रहा है आजकल इंटरनेट पे, उसमें यह कहा जाता है कि जहां भी ऑल हो उसको गलत मान लो. अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी हैज प्लेड ए ट्रिक हेयर. यहां पे ऑल है फिर भी यह स्टेटमेंट सही है. सारे बैंक लोन जो एमएसएमई को दिए जाते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कवर्ड हैं. These are various categories of priority sector lending. इनमें से MSME भी एक क्राइटेरिया है और MSME में जो सब टारगेट दिए जाते हैं इनमें वो सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सब टारगेट दिए गए हैं. एंड देन अदर्स में जो हम अभी SHG की बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वो SHGs अदर्स कैटेगरी में आते हैं. एंड अदर वीकर सेक्शन भी कवर्ड होते हैं जिनको दिया गया लोन प्रायोरिटी सेक्टर लोन में माना जाता है. सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होना चाहिए 2 ओनली. यहाँ पे अगले जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो यूपीएससी और ज़्यादा डिटेल में पूछेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सब टारगेट्स क्या हैं. एक और लर्निंग है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ें कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है नहीं इंक्लूडेड है, आप इस चीज़ की एक ध्यान जरूर रखें कि कोई एक्सेप्शंस है या नहीं है. चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं कि उन एक्सेप्शंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये चीज सबसे अच्छा इनमें से किस में डिस्क्राइब किया हुआ है? सो एज इज द नेम, ये एक कंसेप्ट है। इवन इफ फार्मर स्मॉल है, फार्मर स्मॉल है मतलब उसकी लैंड होल्डिंग स्मॉल है, तो उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो अगर हमें इन फार्मर को भी इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा देना है तो हमें क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि मल्टीपल फार्मर्स को उनको एक जगह पे ले आओ ताकि वो अपनी खेती साथ में कर सके, वो जो इनपुट मटेरियल है उसका परचेज एक साथ कर सके, जो फाइनल गुड्स हैं उसका सेल एक साथ कर सके, वो जो एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट है उनकी शेयरिंग कर सके। और इस कंसेप्ट को स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड बोला गया है। तो आप अगर इसमें देखें तो जो बी ऑप्शन है वो सबसे अप्रोप्रिएटली इस बात को दिखाता है कि मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अपने आप कोई ग्रुप में बनाएं और कई सारे जो ऑपरेशन है उनको एक साथ करें। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आर एक्सपेरिमेंट विच वाज डन इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें इस पे स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड पे किया गया था और ये देखा गया था कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम जो लोगों की है वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो गई थी। सो दैट्स वाई इस आइडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और इस टाइप से कई सारे स्कीम लेकर के आई है। आपको उसके बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी डेफिनेटली कर लेना चाहिए। इन जनरल भी जो भी इनिशिएटिव एग्रीकल्चर सेक्टर के होते हैं उनके चांसेस बहुत हाई होते हैं यूपीएससी के द्वारा पूछे जाने के। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एमएसपी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। अगेन एमएसपी पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन से प्रोड्यूस हैं जिनको एमएसपी दिया जाता है, और यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन आया कि नाइजर सीड्स पे एमएसपी दिया जाता है कि नहीं दिया जा सकता है, दिया जाता है। सो लेट्स लुक एट द लिस्ट ऑफ आइटम्स जिन पे कि एमएसपी दिया जाता है, और उसमें अंडर द खरीफ क्रॉप कैटेगरी देयर इज समथिंग कॉल्ड नाइजर सीड जिस पे कि एमएसपी दिया जाता है। आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि देयर आर 22 क्रॉप्स जिन पे एमएसपी दिया जाता है, बट अभी जो स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा उसमें 25 क्रॉप्स हैं। तो इस 25 में एक जो शुगर केन है उस पे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस होते हैं, एमएसपी नहीं है। अब बच गए 24 में जो डीहस्क्ड कोकोनट है इसका एमएसपी कोपरा से लिंक्ड होता है, और दूसरा जो तोरई है इसका एमएसपी रेप सीड एंड मस्टर्ड से लिंक होता है। सो जो सीएसीपी है वो 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है। Now again just we have seen that Niger is cultivated as a खरीफ क्रॉप। सो ये वाला भी स्टेटमेंट सही हो गया, ये वाला भी स्टेटमेंट सही हो गया। Then some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. See, this is a very general statement कि कुछ ट्राइबल लोग इसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं। The chances of such a statement being correct is very high because it's a very generalistic statement. ओके, सो इनके साथ अगर कोई भी, क्योंकि ये अब किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब की बात नहीं की जा रही है कि ट्राइब इन अंडमान और अंडमानीज ट्राइब डू दिस, ये इन जनरल बोला जा रहा है कि इंडिया में कोई ना कोई ट्राइब तो करता है। तो ऐसे स्टेटमेंट हमेशा ही आपको सही मानने चाहिए अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो। सो हमारा द करेक्ट आंसर इज ऑल 3 आर करेक्ट। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें PYQ पढ़ने चाहिए और उस पर फर्दर प्रिपरेशन करना चाहिए। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 का लास्ट क्वेश्चन है। ये ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट वाले एंगल से इकोनॉमी में पूछा गया है कि इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसका फोकस क्यूरेटिव हेल्थ पे है, प्रिवेंटिव हेल्थ पे, रिहेबिलिटेटिव हेल्थ पे बहुत कम फोकस है। दैट्स करेक्ट। हमारे जो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैं वो फोकस कर रहे हैं क्यूरेटिव हेल्थ पे। सो दैट्स करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज कि इंडिया का जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है हेल्थ केयर डिलीवरी का, इस अप्रोच में स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग
हेल्थ सर्विसेज, ये वाली बात भी सही है। हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में लिस्टेड है, तो इसकी वजह से स्टेट के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ के जो प्लान्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमारा ये चेक करना है कि क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन करता है कि नहीं। तो ये रीजन नहीं है कि स्टेट्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमारा फोकस क्यूरेटिव केयर पे है। उसका मेन रीजन ये है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होगा, सो नेचुरली जो इमीडिएटली इल है उस पे आप फोकस करेंगे। प्रिवेंशन हमेशा ही बैक सीट ले लेता है। As countries develops, its focus on preventive care increases. So India is also picking pace and started increasing its focus on preventive care. So answer would be B. Both statements are correct, but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. That's all that we had in this video. अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करें और इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।